आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ड्रामा एक हैरत अंगेज़ आफाकी फ़न है जो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए सबसे बेहतरीन और मौसर मीडियम है। ड्रामा इंसानी माशरे की अक्कासी करता है और इसके ज़रिए फ़नकार समाज में पाए जाने वाले मुख्तलिफ मसाइल को पेश करते हैं। वैसे ड्रामे में 3 टाइप के उनसर होते हैं: लिटरेरी, टेक्निकल और परफॉर्मेंस। अगर हम फनकार की बात करें तो परफॉर्मेंस ही होता है। परफॉर्मेंस में आता है एक्टिंग, बातचीत यानी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन, जिसके ज़रिए फनकार अपनी सलाहियतों के बल पर रूल को यादगार बनाता है। आज हैदराबादी सितारे के मेहमान थिएटर और यूट्यूब चैनल के जाने माने अदाकार रियाज सिद्दीकी हैं। जिन्होंने पिछले 6 साल से अपनी एक्टिंग के गुर मुख्तलिफ ड्रामे यानी प्ले में दिखाकर शायकीन को अपनी जानिब रागिब किया। क्या आपको हमारे घर में खाना पसंद नहीं आता? मजेदार नहीं होता? अरे कोई खल्ली के कबाब थोड़ी है। खल्ली के? अरे भाई, रोज काहे के हो गए? देखो भाई, मुझे तो बस आदत हो चुकी है इस खल्ली के और दूसरे खाने की। फिर वो यूट्यूब चैनल गोल्डन हैदराबादीज में अपनी अलग अलग किरदारों के जरिए सोशल मीडिया देखने वालों का मरकज़े निगाह बने। अरे लप्पा डुप्पी करने वाला एक नंबर का बट्टेबाज है रे उन्हें। अरे लोगों के गाड़ियाँ लेके जा रहा थे, गाड़ियाँ बेच दे के आ जा रहा, गाड़ी में से पेट्रोल मार दे रहा रे भाई, उन्हें फोना बेच दे रहा थे। अरे जब उतनी ज़रूरत है तो कमा लेना रे भाई, कब तक फुकट के खाते लोग। देख रहे भाई, उन्हें मेरे हद तक तो आता नहीं ना, मैं इसको लगा ले, तू भी नक्को लगा ले, समझा ना। और अल्लाह के वास्ते घर तक भी नक्को ला रहे भाई। तो आइए मुलाकात करते हैं रियाज सिद्दीकी से और जानेंगे इनकी ज़िंदगी और कैरियर की दास्तान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। बड़ी खुशी हो रही है रियाज सिद्दीकी साहब, आपने वक्त निकाल ही लिया इस प्रोग्राम के लिए, अपनी दिल की बातें बताने के लिए या आपके करियर से जुड़ी बातें शेयर करने के लिए। जी जानी भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे को बुलाने के लिए। और सियासत टीवी के जितने भी ऑडियंस है सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ, चलिए शुरुआत हम यूँ करेंगे कि रियाज सिद्दीकी साहब, हम जो देखते हैं आपके वालिद मोहतरम एक बहुत ही बेहतरीन गुलकार हैं जी, जबकि आप एक्टिंग फील्ड से वाबस्ता हुए जी। इसकी अहम वजह क्या रही होगी? अहम वजह मतलब वालिद साहब को क्या है, पहले से ही ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा इंटरेस्ट था और उनको देखते देखते मेरे को भी उनको देखते देखते अंदर से एक जज्बा था कि मैं भी कुछ भी करूँ, अलग करूँ। तो बचपन से स्कूल के डेज़ में, एनुअल डेज़ में वगैरह मैं क्या स्टेज शोज़ करता था। टीचर्स को ज़रा मिमिक्री करना, टीचरों की हंस के हंसाना, टीचरों को, बच्चों को छेड़ना। तो उस ज़रिए से क्या एक्टिंग में ज़रा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया मेरा। अच्छा जी। तो देखिए, बेसिकली होता ये कि जिनके वालिद मोहतरम या जो जिनके बड़े सिंगर्स हो तो उन बच्चों में भी वही
क्वालिटीज या वही चीजें आती हैं, आती है, सही है। लेकिन आपके साथ ऐसा हो नहीं पाया। नहीं, एक्चुअली क्या है, डैडी के साथ जितने भाई लोग हैं उनके पूरों को क्या है, Singing का गाने का ही, शौक। हाँ, गाने का ही शौक है उन लोगों को। अच्छा। और हमारे दादी को भी गाने का शौक था। अच्छा। तो वो लोगों को पूरों को दादी का शौक था। सिर्फ हमारे एक ताया थे जो एक छोटे मोटे रोल्स कर रहे थे उन्होंने, तो शायद वहाँ से कुछ मेरे को मिल गया होगा। तो अच्छा। वहाँ से एक जरिया बन गया मेरे को एक्टिंग करने का। अच्छा। तो अच्छा, चलिए, एक्टिंग फील्ड से तो आप काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, जी हाँ। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई जी। वो किस तरह, हमें बताइए। शुरुआत शायद मेरा इंटर ख़त्म होने के बाद मैं क्या करा, थिएटर ज्वाइन कर लिया था। सम्हारा करके उनका थिएटर ग्रुप है, तो उनके साथ मिल के मैं स्ट्रीट प्लेस वगैरह स्टार्ट किया, उनके साथ मिल के स्टेज शो स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे मेरे को अली अहमद बोल के मिले। अच्छा। जो दर्पण के को हेड है। तो दर्पण, वहाँ से फिर दर्पण में ज्वाइन हुआ, दर्पण थिएटर में ज्वाइन हुआ। फिर दर्पण से दर्पण वालों के साथ मैं ऑलमोस्ट लगभग 30 से 40 प्ले स्टेज शोज़ करे। और सम्हारा से मिला के पूरे स्ट्रीट के प्लेस होते हैं ना, नुक्कड़ नाटक जिसको बोलते हैं अपन, तो वो लगभग 60 से 70 में स्ट्रीट शोज़ करा। अच्छा। तो दर्पण वालों के साथ जब जुड़ा मैं, जब अली अहमद मेरे को बुलाए, मतलब बोले कि चलो प्ले करेंगे अपन, क्योंकि सम्हारा में अली अहमद को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि एक किराक करके वेब सीरीज आ रही थी, तो मैं भी उस ऑडिशन के लिए गया था। वो ऑडिशन दिया, मैं सेलेक्ट हुआ, फिर अली भी सेलेक्ट हुए, फिर मेरी अली की मुलाकात हुई। फिर अली का एक ग्रुप था दर्पण करके, ओके। तो हम दोनों फिर मिलके प्लेस वहाँ पे शुरू करे। अच्छा। तो थिएटर वहाँ से शुरू हुआ, समझिए मेरा। अच्छा। और रियाज, आप जानते हैं कि जो थिएटर में परफॉर्म करना होता जी है, जी, काफी एक हद तक रिहर्सल होती है, रिहर्सल होती है। उसके बाद ही आपको प्ले में मौका दिया मिला, जाता है। हाँ, राइट। तो वो पहला प्ले कौन सा रहा होगा, अगर आप याद करते हैं तो? हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी का एक प्ले है कफन करके। अच्छा। हाँ, उसमें मैं छोटा सा कैरेक्टर करा था। एक गाँव में थोड़े सदर रहते ना, बड़े सदर, हाँ। तो वो कैरेक्टर करा मुखिया था, मुखिया टाइप का में। टाइप का कैरेक्टर करा था। अच्छा। तो मुंशी प्रेमचंद बोल के एक लेखक है, हिंदी लेखक है, उनका प्ले है कफन करके। वो पहला प्ले था मेरा दर्पण के साथ। अच्छा। जी। बर्बाद हो गए। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा सरकार? जी मैं आता कि कह दूं निकल जा यहाँ से। वैसे तो बुलाने से भी नहीं आते, अब जब बहस पड़ी तो मुंह उठा के चले आए। ये लो भिखारी कहेंगे। कुछ रहो भगवान, भगवान आपका भला करे। तो उसके बाद आपका उसके- कॉन्फिडेंस लेवल जी जी, बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया। उसके बाद करें हम लोग खतरनाक खाला। खतरनाक खाला एक ऐसा प्ले है हैदराबाद में जो हैदराबादी कंटेंट के ऊपर बना के रखे थे। वो जो पुराने बूढ़े माँ बाप रहते, जिनके बच्चे US UK लंदन में सेटल हो जाते मगर माँ बाप को देखते नहीं, तो उनके ऊपर एक प्ले बना है खतरनाक खाला, जो आप गूगल में सर्च भी कर लिए तो आपको हैदराबाद का सेकंड मोस्ट या फर्स्ट मोस्ट थिएटर प्ले रहेगा वो खतरनाक खाला, दर्पण थिएटर की तरफ से। अच्छा। तो वो प्ले के बाद फिर उर्दू ज़माने की ICU में करा मैं। अच्छा। फिर उसके बाद एक मंटो साहब का है, मंटो साहब जो राइटर है ना, पाकिस्तानी जी। राइटर, उनका हतक करके है, वो करे। एक चौथी का जोड़ा है, वो भी मंटो साहब का ही है। चौथी का जोड़ा, हाँ, मंटो साहब का ही है। तो ये सारे प्लेस करे हम लोग मिलके। लेकिन एक बात है, जी देखिए रियाज, आप काफी अरसे से प्लेस कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन प्लेज में होता ये है कि काफी वक्त के बाद आपको नाम मिलता है नाम जी, और काफी मेहनत करना पड़ता मेहनत करना पड़ता है। है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मतलब एक तो पेशेंस होना ज़रूरी है आदमी में। पेशेंस, अगर थिएटर कर रहे हैं मतलब पेशेंस ज़रूरी है। थिएटर में क्या है, एक महीने तक, डेढ़ महीने तक या 2 महीने तक हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता, डायलॉग्स याद करना पड़ता। और स्टेज ऑडियंस बहुत दूर तक बैठे हुए रहते, अपनी आवाज़ वहाँ तक जाने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन करना पड़ता। वॉइस मॉड्यूलेशन करने के बाद, इतना सब करने के बाद प्ले के दिन अगर प्ले सक्सेसफुल हुआ तो दिल खुश हो जाता। अगर प्ले थोड़ा ऑडियंस को समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो वो थोड़ा अपसेट वाली चीज़ है। मगर अपना जितना भी है ना, पूरा प्ले में देना ज़रूरी है अपने को, क्योंकि अपना 100% देना है अपने को। सही बात। डायरेक्टर के साथ अपने जो को स्टार्स रहते,
पूरे मिलके अपना 100% देते। तो उसमें शुरुआती में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता आपको कैसा भी, ओके, मगर 1 प्ले 2 प्ले करने के बाद 3 प्ले करने के बाद जब ऑडियंस से कोई आके आपकी तारीफ कर रहे, आपके कैरेक्टर की तारीफ कर रहे और आपके लहजा जैसा बात कर रहे आप या आपका लुक्स के बारे में तारीफ कर रहे, तो वो ज़रा उसका क्या बोलते हैं? फील अलग होता फील है। अलग होता। नहीं, लेकिन एक बात है रियाज, जी आप काफ़ी मेहनत करते हैं जी थिएटर में नाम बनाने के लिए, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलता, आपको वक्त भी उतना देना पड़ता है, लेकिन साथ में रिटर्न्स उतने नहीं है। नहीं आते तो हो। क्या ऐसे में आर्टिस्ट बिल्कुल हाँ। खामोश हो जाता है या फिर उसके रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे में फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आदमी टूट जाता। तो इस सिचुएशन में क्या है, फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी है। माँ बाप का कंपलसरी आपको एक तरीके से सपोर्ट रहना कि चलो अब नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, मगर होगा। तो पेरेंट्स में जितना कॉन्फिडेंट रहेगा वो कॉन्फिडेंट लेवल अपने को मिलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से तो मेरे को पेरेंट्स हमेशा साथ दिए मेरा, और डैडी का हमेशा डैडी पीछे से पुशअप करते रहते, ये कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू कुछ नया कर, तू ये कर, तू ये रहीम भाई। कर। हाँ डैडी तो नहीं, रहीम भाई खुद एक अच्छे सिंगर हैं, जी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मालूम है आर्टिस्ट को क्या चाहिए। क्या चाहिए। हाँ, तो डैडी का ज़्यादा है समझो मेरे को, हेल्प यहाँ तक मैं जहाँ तक बहुत ज़्यादा पहुँचा- सपोर्ट करते हैं। जी जी हाँ। तो अभी मेरा ये पोजीशन है सिर्फ डैडी की वजह से। सही बात है। अम्मी का भी है मगर दिख के नहीं आता डैडी का ज़रा दिख के आता है। समझो डैडी हमेशा हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अगर जैसा मेरा बिजनेस है, मैं जैसा बोला आपको, तो मेरे बिजनेस की टाइमिंग अलग है। तो अगर मैं शूट्स के लिए जा रहा या प्ले के लिए जा रहा, तो डैड बोलते ठीक है जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉप क्लोज करके चल जा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो डैडी का ज़रा सपोर्ट अच्छा है मेरे को। तो वो- Okay. जी तो आपके वालिद मोहतरम का बहुत ज़्यादा जी सपोर्ट रहा हाँ, आपके इस हमेशा career में। हमेशा हाँ। और जब आपने बताया कि भाई उतना ज़्यादा पैसा इसमें नहीं है, नहीं है। तो थिएटर लाइन से लोग जुड़ने के लिए फिर कतराते भी होंगे क्योंकि वक्त भी देना पड़ता देना है, फिर पड़ता है, उसको ज़रूरी है। रिटर्न्स भी उतना नहीं है, नहीं है। फिर उसके बाद उसको नाम भी उतना नहीं मिलता। नहीं देखो, एक चीज़ है थिएटर में आपको सीखने को मिलता, जैसा कि थिएटर में कैरेक्टराइजेशन रहता। जैसा कि अगर एक कैरेक्टर कर रहा हूँ मैं, अब समझिए आप कोई पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मुझे पुलिस वाले के बारे में इमेजिनेशन करना पड़ता, पुलिस वाला बना कैसा, इसका बैकग्राउंड कैसा है, और इसको क्या क्या प्रॉब्लम से पुलिस वाला बना, मतलब तो वो कैरेक्टर मेरे को इमेजिन करके स्टेज पे वो देना पड़ता। तो मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिलता थिएटर में। थिएटर में क्या नेचुरल हर एक चीज़ अपने को एक कैरेक्टर को इमेजिन करना पड़ता। अब मैं कुछ एग्जाम्पल किन्नर का कैरेक्टर है समझो, अभी किन्नर के कैरेक्टर के लिए अपने को किन्नर जैसे कैरेक्टर करना, किन्नर जैसा बनना पड़ता। फिर किन्नर लोग करते कैसा, उन लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से थिएटर सीखने के लिए अच्छी जगह है, पैसे कमाने के लिए थिएटर में जाना फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात है रियाज, जी। अगर आप जिंदगी तमाम ताउम्र लगा देते हैं सीखने के लिए, तो फिर घर गृहस्थी और जिम्मेदारियां सारी चीजें भी तो होती है ना। नहीं, हाँ, ऐसा और नहीं एक है। आर्टिस्ट का एम होता है जी कि उसका मकसद ये होता है कि भाई ये सीखने के बाद मुझे एक मौका मिलना चाहिए, हाँ इंशाल्लाह। तो वो होता है सिल्वर स्क्रीन। हाँ हर एक का ड्रीम होता है। ड्रीम होता है, सही है। जैसा थिएटर कर रहे हैं हम लोग, थिएटर के साथ साथ ऑडिशंस भी देते रहना चाहिए हम लोगों को। ऑडिशंस दिए तो आप लोगों को एक्सपीरियंस, अपने जैसे लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि अरे एक नहीं ऑडिशन, 2 नहीं 3 नहीं, एक ना एक दिन ऑडिशन कंपलसरी मिलता आपको। जेन्यून ऑडिशंस होते हैं ना, अगर वहाँ पे जाके ऑडिशन दिए तो वो लोग आपको 2-3 राउंड तक बुलाते, वो 2-3 राउंड में एक्सपीरियंस मिलता अपने को। फिर जब अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता, कैसे भी काम मिलता, ज़रूरी है काम मिलता, मगर थोड़ा पेशेंस से काम करना चाहिए। अच्छा, एक बात है रियाज, जी हम जो देखते हैं कि भाई हर आर्टिस्ट का मकसद होता है कि उसका नाम हो, जी, नाम किसी किसी को नाम होता है। तो आपका क्या मानना है, क्या आर्टिस्ट में वो सलाहियतें नहीं होती, या फिर फुल फ्लैश वो अपने आप को निखार के पेश नहीं कर पाता? क्या है कि जो है आपका रोल इस्टेब्लिश हो नहीं पाता? अच्छा, ऐसा नहीं है रोल एस्टैब्लिश होता नहीं बोल के, पब्लिक ओपिनियन भी ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक जो चेहरा हम लोग को, मतलब पब्लिक जो चेहरा देखती है ना स्क्रीन पे, तो पब्लिक को क्या लगता है, अट्रैक्टिव चेहरे से लगता, एक चेहरे से लगता, दूसरा एक्टिंग से लगता। और ऐसा नहीं है कि हमेशा लोग सिल्वर स्क्रीन पे ही जाने के लिए
थोड़े लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स सर्कल्स है वो लोग सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं, वो लोग को आगे बढ़ने का नहीं है, मतलब हम लोग थिएटर में खुश है, मतलब ये लाइफ हमारे बस है भाई, आगे जाना ज़रूरत नहीं है। अब थोड़े मेरे जैसे लोग रहते हैं जो थिएटर के अलावा यूट्यूब भी करते। अब यूट्यूब के अलावा मैं तेलुगु मूवीज़ में भी थोड़े बहुत छोटे किरदार कर चुका हूँ, तो थोड़े लोग ऐसे भी रहते, थोड़े लोग ऐसे भी रहते। नहीं, लेकिन मेरा जो सवाल था आपने सही तौर पे जवाब नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई जो थिएटर से आता है, जो भी आर्टिस्ट होता है थिएटर करता है, तो उसको अलग अलग रोल दिया जाता है, अलग अलग किरदार दिए। लेकिन किरदारों में क्या वो जान नहीं होती कि उसका किरदार लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता? कोई एक किरदार होता है जो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, Established बिल्कुल हो जाता है, हाँ। लोग उसको देख के अरे भाई ये कैरेक्टर इसने किया, लोगों के जहन में आ ही जाता है। तो हाँ। आप क्या मानते हैं, क्या वो आर्टिस्ट उतनी मेहनत नहीं करते, या फिर उनको नाम बनाने के लिए और क्या करना चाहिए? नहीं, मेहनत तो सब लोग करते हैं। आप देखो, छोटे पर्दा हो या बड़ा पर्दा, हर एक आर्टिस्ट मेहनत करता, बस ऑडियंस ओपिनियन है, ऑडियंस को पसंद, मतलब ऑडियंस को शायद एक कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आता है, कैरेक्टर कम पसंद आता। हमेशा दोनों कैरेक्टर पसंद आना ऑडियंस के ऊपर नहीं है ना। ऑडियंस कभी कभी हीरो को ही पसंद करते, कभी कभी विलन को ही पसंद करते, कभी कभी दोनों को हटा के सिर्फ एक कॉमेडियन को पसंद करते। तो ये ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस किसको पसंद करना चाह रहे हो वो लोग के ऊपर है। तो आप बताइए, बहैसियत आप आर्टिस्ट, जी, ऑडियंस को लुभाने के लिए, ऑडियंस की पसंद का ख्याल रखने के लिए किस तरह के कैरेक्टर हमको चूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर एक कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हर एक कैरेक्टर नहीं करते आप एक्टर नहीं कहलाते। एक हर एक कैरेक्टर, जैसा आप खुद ही है, मैं कब से की देख रहा हूँ आपको, आप एक ही कैरेक्टर नहीं करते, बहुत सारे साउथ इंडियन करे आप, मद्रासी करे आप, तो मैं सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आप ही है। अरे नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहैसियत आर्टिस्ट जानना चाह रहा हूँ कि भाई ऑडियंस का टेस्ट आपके जहन में रहे, और फिर उस तरह का कैरेक्टर जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, वो रोल आप अपनाएं तो ही लोग आपको पसंद करेंगे ना। हाँ, वो अभी थिएटर में तो मैं हर किस्म का कैरेक्टर्स करता हूँ। अब यूट्यूब में कैसा है हमारे पास कि कोई लीड नहीं है वहाँ पे, कभी किसी और को लीड मिल जाता, कभी रजाक भाई लीड करते, कभी बिलाल भाई लीड कर लेते, कभी समीर करता, कभी मैं करता, कभी छोटा समीर करता। तो हमारे यूट्यूब में ऐसा नहीं है, कोई भी किसी को लीड मिल सकता है उसमें। के आस्ते बोलते बड़े भाई, रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंपनी के पास से खरीदना भरोसे का रहा था मसला। सुन रहे हैं आप भाई, तुम्हारे पैसे डूब गए ऐसा दिख रहा मेरे को तो। अरे जरा हम बड़े भाई नको बोलो भाई ऐसा। और ज़्यादातर तो हमारे पास मैसेजेस देने वाले बिलाल भाई रहते। तो बिलाल भाई का किरदार ऐसा है कि वो आते कम, मैसेज देते, अच्छा मैसेज देते, चले जाते, ऐसा है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर करने के लिए, जैसा रजाक भाई का कैरेक्टर है असलम कुरैशी करके, तो ऑडियंस को वो पसंद आता। हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल पर एक कैरेक्टर उनका वो है, एक लड्डू बोल के है, 2 कैरेक्टर बहुत फेमस है उनके। बहुत भारी जी बा, बहुत भारी, या मेरी टांग को ठोक दी, ऐसे क्या भी होगा तो तुम्हें क्या करती थी वो कहो। तुम्हारे गाड़ी के पुर्जे कौन से भी दुकानों में मिलती, इंसान के पुर्जे मिलती थी। और रिसेंटली हम लोग एक ऑफिस वाला सीरीज़ करे थे, जिसमें हमारे समीर भाई जो मद्रासी कैरेक्टर करे थे, और मैं डफ एंड डम का करा था उसमें। दिखाओ रे, ये दिखाओ रे। अरे बॉस, इन्हें रिकॉर्ड करना भूल गया। तो अलग अलग किरदार सभी लोग करते हैं हम लोग, तो पर्टिकुलरली एक कैरेक्टर पकड़ के नहीं चल सकते मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का जाना पहचाना नाम रियाज सिद्दीकी। रियाज सिद्दीकी जी, अभी हम बात करेंगे
यूट्यूब चैनल गोल्डन हैदराबादी के मुतालिक जी। आपने तरह तरह के किरदार किए हैं इस चैनल के ज़रिए। कोई किरदार जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, उस बारे में बताइए। रिसेंट का ही है, ऑफिस वाला, लव स्टोरी इन ऑफिस बोल के है। तो उसमें रिसेंटली मैं डेफ एंड डम कैरेक्टर करा था, तो उसमें वो कैरेक्टर मेरे को पसंद आया। मतलब बहुत दिनों के बाद कुछ अलग करने को मिला यूट्यूब में मेरे को। अरे तू बैठ रहे भाई, तेरा स्पीकर गया हुआ है, तू बोल ही नहीं सकता। खामन बैठ तू। उससे पहले वाले किरदार में क्या है, बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स करा मैं, मगर ये थोड़ा हटके था सबसे। ओके जी। तो लेकिन यूट्यूब चैनल में जाने की अहम वजह क्या रही होगी? क्योंकि आप तो थिएटर से थे जी। फिर आपके जहन में ये ख्याल कब आया कि भाई मैं यूट्यूब चैनल में भी काम करूं, फिर उसके बाद अपने एक्टिंग के गुण दिखा सकूं? जी जी। ये हुआ ऐसा कि जब ये दर्पण थिएटर का जो प्ले हो रहा था, ये लामाकान में प्ले हो रहा था, तो हमारे गोल्डन हैदराबाद इसके रजाक भाई, तो वहाँ पे रेगुलरली आके शोज़ देखते थे उन्होंने। ओके। और उसी ग्रुप के सीनियर भी है अच्छा। रजाक भाई। तो उनसे मुलाकात हुई और वो बोले कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूँ, तो आप करेंगे क्या बोल के। तो फिर शुरुआत वहाँ से हुई। अच्छा जी तो बेसिकली आप जिस वक्त गोल्डन हैदराबादी की शुरुआत हुई जी तब से आप जुड़े हुए हैं? जी। अच्छा हाँ, ऑलमोस्ट जब से जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ लेकिन गोल्डन हैदराबादी में जी। हम जो देखते हैं लीड तो खैर रजाक साहब ही करते हैं। हाँ, आप जो किरदार किए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट ही होते हैं। डिफरेंट होते हैं, राइट। वो ऐसा है कि राइटर के ऊपर है। अभी राइटर जो सोच के लिखते ना, वो रज़ा भाई का कैरेक्टर के हिसाब से सोच के लिखते। तो उनके साथ उनके दोस्त या दुश्मन या जो भी हो, तो हम लोग पूरे टीम मिलके ही करते। तो रज़ाक भाई का लीड इसीलिए है कि उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टार्ट चैनल भी उनका ही हुआ, उनसे ही शुरुआत हुई। सही बात। तो धीरे धीरे मिलके हम लोग टीम बन के जब राइटर दिमाग में ये कैरेक्टर लिखता है, तो रज़ाक भाई के लिए ये लिखता है, समीर भाई के लिए ये लिखता है, मेरे लिए ये लिखता है। तो वो हिसाब से हम लोग सोच के हर एक डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं। लेकिन एक बात है रियाज, इसका जो सिलेक्शन कौन करते हैं ये हमें बताइए। मतलब किसका जो selection? कैरेक्टर जो सिलेक्शन होता है, हाँ। भाई आपको ये रोल दिया गया, जी। आपको ये रोल दिया गया, ये कौन करते हैं? ये रज़ाक भाई करते हैं। अच्छा। तो रज़ाक भाई मतलब जब लिखते रज़ाक भाई, तो इमेजिन कर लेते कि हाँ ये कैरेक्टर रियाज को सूट होता, ये कैरेक्टर बिलाल भाई को सूट होता, ये कैरेक्टर समीर को सूट होता बोल के उस तरीके से लिख के हम लोगों को मैसेज कर देते। एक दिन पहले ही मैसेज कर देते कि स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ के आइए आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट डे शूट रहता। तो हम लोग पूरे मिल के 2-3 बार रिहर्सल करते। पहले रिहर्सल करने के बाद फिर एक साथ कैमरे के सामने जाकर शूट करते। बुला रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या है जी तुम्हारी प्रॉब्लम? जब देखो घूर रहे तुम, कब से फॉलो भी करके आ गए तुम। हाँ फिर जब से क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को पुकार रहा हूँ, आपा खाला बाजी आंटी, जब भी सुने नहीं आ रहा तुम्हारे को। काइको जी काइको। अरे तुम्हारी हवा में आ गया हवा। अरे तुम चुप बैठे हो, खान बैठे तुम। अरे शौर्य जी मेरे नो। तो होंगे तुम्हारे शोर, तो अक्ल नहीं है उसको। तुम्हारा दुपट्टा टायर में आ रहा था। ब्रेक से पहले बताया कि भाई थिएटर आर्टिस्ट के तजुर्बात के लिए या फिर एक्सपीरियंस के लिए जी एक बेहतरीन जगह है जी। जहां आप फुल फ्लैश एक्टिंग के वो गुण बता सकते जी सही। तो सीखने की जगह थिएटर हो गई। थिएटर हो गई। तो जब आप YouTube पे काम कर रहे हैं जी। या फिर YouTube पे आप जब काम कर रहे होते हैं, तो क्या उन तजुर्बात को यहाँ पर आने के बाद उसका फ़ायदा हुआ है, या फिर जो आम फहम यूट्यूबर्स है उनसे अगर आप जोड़ कर देखें तो क्या आप डिफरेंट महसूस करते हैं? नहीं, बहुत डिफरेंस है। थिएटर से हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब में आना, इसका मतलब कि डायरेक्ट कैरेक्टर चेंज कर जाना। थिएटर में क्या है, एक डिग्निटी के हिसाब से चलते हैं, और यूट्यूब में क्या है, हम जैसा बोले वैसा कर सकते कैरेक्टर्स, जिस तरीके से बोल के उस तरीके से एक लिमिट तक कर सकते। मगर थिएटर में नहीं है। थिएटर में क्या है, अगर एक कैरेक्टर है तो उसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अब यूट्यूब में क्या है, आज एक कैरेक्टर कर लिए, कल एक कैरेक्टर कर लिए, परसों एक कैरेक्टर कर लिए, तो चल जाता। तो आप क्या मानते हैं कि थिएटर या फिर यूट्यूब, ये दोनों में फ़ायदेमंद क्या है आर्टिस्ट के लिए? दोनों भी फ़ायदेमंद है।
एक हिसाब से सोचिए तो आप दोनों भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे सीखने को मिलता और यहाँ पे आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑडियंस को आपके पता नहीं कौन सा कैरेक्टर पसंद आया था ऑडियंस को, तो यहाँ पे ऑडियंस से इंटरेक्ट ज़्यादा होता, जहाँ थिएटर में थिएटर के ऑडियंस बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो थिएटर के प्लेस देखने आते, और गिने चुने लोग हैं जिसको थिएटर मालूम है। यूट्यूब क्या है, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं यूट्यूब में, कहीं पे भी कोई भी किधर भी कभी भी बैठ के आपके वीडियोस देख सकते हो। मतलब थिएटर में क्या है, लाइव शो जब चलेगा जब ही दे सकते, उसके बाद नहीं दे सकते। अगली बार से तेरे सर को डालती हूँ, तेरे मुंह पे डालती हूँ, ज्यादा बोला तो तेरे खबर में भी घुस को डालती हूँ। क्या कर लेता, क्या करता, क्या बोले, क्या बोले? क्या बोले, बोलते कुछ नहीं, कर को भी दिखाते। ले 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 ले, गाड़ी पूरा उजाड़ कचरा मेरे सर पे डाल दिया, पूरा नवा शर्ट खराब कर दिया। तो एक जो थिएटर आर्टिस्ट होता है जी, उसकी चाह होती है कि सिल्वर स्क्रीन पे आए। तो आजकल इस सिल्वर स्क्रीन का ज़माना टोटली ख़त्म होता जा रहा है। जी। तो अब आजकल तो खैर सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना फ़न बता सकते हैं। बता सकते हैं। ऐसे में क्या आर्टिस्ट को ये प्लेटफॉर्म्स आने से फ़ायदा हुआ है या नुकसान? यूट्यूब का बोल रहे हैं आप? हाँ, यूट्यूब का। हाँ जी, बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब बहुत लोग, काफ़ी लोग, जब से ये लॉकडाउन जब लगा तब ज़्यादातर OTT प्लेटफॉर्म पे लोग अपना पूरा नज़रिया चेंज कर दिए। थिएटर से OTT में मतलब OTT पे ही चल रहा है जो कुछ भी चल रहा। तो लोग को क्या है, OTT पे इतने अच्छे कंटेंट्स मिल रहे हैं कि थिएटर जाके देखने का मतलब मौका ही नहीं मिल रहा। वो लोग OTT के ज़रिए से बहुत लोगों को काम मिल रहा, रोज़ी रोटी मिल रही, प्लस यूट्यूब से भी काम मिल रहा, रोज़ी रोटी मिल रही। तो अच्छी चीज़ है एक्चुअली मेरे हिसाब से। जिस तरह आप बता रहे हैं कि भाई OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए आर्टिस्ट को कुछ करने का मौका मिल रहा, जी सही है। फिर उसको पैसे भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, और हाँ। फिर शोहरत भी मिलती है। जी जी। ऐसी सूरत हाल में जो नए आर्टिस्ट हैं वो थिएटर की तरफ आएंगे या फिर सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे? मेरा ओपिनियन है थिएटर सीख लेना चाहिए। थिएटर सीखने से वो लोगों को नॉलेज मिलता कि अगर आप कैमरे के सामने जा रहे हैं तो आपको एक कैरेक्टर के बारे में मालूम हो जाता। अगर थिएटर सीखने से क्या है, लोगों को नज़रिया चेंज हो जाता वो लोग का कि मैं जाने से पहले एक किरदार कर सकता हूँ यहाँ पर बोल के। तो वो मेरे हिसाब से थिएटर सीखना ज़रूरी है। नहीं, लेकिन आप देखिए, एक आर्टिस्ट थिएटर करता है और काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल करता है, उसके बावजूद भी उसको काम नहीं मिलता। ऐसी सूरत हाल में आर्टिस्ट क्या करे? ऐसी मतलब इसमें तो मेरे हिसाब से तो पेशेंस रखना ज़रूरी है आदमी को, और और ऑडिशन लक का भी हाँ दखल है। ऑडिशंस लक तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, ऑडियंस को पसंद आते नहीं आते वो लक के ऊपर ही है। आप जितना भी कोशिश करो, ऑडियंस को ऐसा लगना कि अरे बंदा अच्छा कर रहा काम, अरे ये कैरेक्टर ये अच्छा करा, मतलब इसका डांस स्टेप ये अच्छा था, इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, अरे इसका पंच लाइन अच्छा था। मतलब ऑडियंस को वहाँ पे ही अपन अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब से ज़रिए से। अच्छा, ये बताइए कि आपको कॉमेडी पसंद है या फिर सीरियस रोल आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कॉमेडी प्रेफर ज़्यादा कर दूँ। अच्छा, तो कॉमेडी से क्या हम लोग मतलब उदास लोगों को हंसा सकते हैं। एक तो एक जो डिप्रेशन में है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग हर सबको परेशानी होती है, तो जितना हो सके कॉमेडी करके हंसाना अच्छी चीज़ है, जो आप भी करते तो हंसाना, लोगों को हंसाना अच्छी बात है मेरे हिसाब से। तो हंसाने थिएटर में कर सकते हैं हम लोग, जो कैरेक्टर मिले वो कर सकते हैं थिएटर में, मगर यूट्यूब पे मेरे हिसाब से हम लोग का जो चैनल है, बेसिकली जो चैनल है हमारा, वो सिर्फ कॉमेडी बेस पे है। सही बात है जी। लेकिन अब देखिए रियाज, आपने थिएटर किया, जी थिएटर में तो वो जितने आपने प्लेस के नाम लिए जी, वो तो सीरियस ही रहे, सीरियस ही है, हाँ। सीरियस प्लेस थे वो, जी जी। जिसमें आपने काम किया। जब आप यूट्यूब से जुड़ते हैं उसमें पूरा कंटेंट कॉमेडी वाला वाला है कि बहैसियत आर्टिस्ट आप वहाँ पर तो सीरियस रोल करके आए थे जी, यहाँ पर कॉमेडी करना पड़ा, कुछ मुश्किलात हाँ या परेशानी हुई होगी? हाँ होती पहली जरूरी, मरतबा। हाँ वो तो कंपलसरी है कि मैं तो थिएटर से हूँ, मतलब थिएटर में जो कैरेक्टर आप देंगे मेरे को, इंशाल्लाह मैं बखूबी निभा के दिखाऊंगा आपको, भले वो कॉमेडी हो या सीरियस हो या ड्रामेटिक हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो,
कोई भी इंशाल्लाह आप नॉर्मली आप नवाजुद्दीन साहब को देखे होंगे, अलग अलग किरदार कर चुके हैं उन्होंने, मनोज वाजपेयी को देखे होंगे, नसरुद्दीन शाह को देखे होंगे, तो ये लोग क्या, अनुपम खेर, तो ये लोग क्या पूरे थिएटर के, अनुपम खेर तो ज़्यादातर तो कॉमेडी प्लस नेगेटिव करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कर ले सकते, ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है दोनों में, थिएटर से है या यूट्यूब से है, बस आर्टिस्ट है आप जो देंगे इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा आपको। जी, तो तभी तो आपको रज़ाक साहब हर तरह के रोल देते हैं, डिफरेंट, हाँ हो तो वो डिफरेंट शेड्स के आपको रोल दिए जाते हैं, जी, जी। और बखूबी आप निभाते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं समझता हूँ रज़ाक साहब के आप चहीते आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आप जी। थिएटर से हैं, वो भी थिएटर हाँ, से थिएटर हैं। से मेरे सीनियर एक्चुअली उन्होंने। अच्छा, हाँ। तो रज़ाक को इस बात का इल्म है कि रियाज सिद्दीकी को जो भी रोल दिया जाए वो परफेक्ट निभाता है। जी जी हाँ जी जी। वो दो चिचोरा पोटल लड़ रहे थे गाड़ी के वास्ते, अपनी दिमाग फिर गया तो गर्लफ्रेंड से बात करो, डिस्टर्ब कर रहे बोल के लॉक तोड़ के दे दिया अपन। चाबी भी यही चाहिए देखो। लेकिन एक चीज है कि रियाज, लोग तो काफी मेहनत कर रहे हैं जी। इसमें, लेकिन कुछ लोगों का नाम होता है और कुछ लोगों का नाम नहीं होता है। ऐसी सूरत हाल में क्या नए आर्टिस्टों को इस फील्ड से जुड़ना चाहिए या नहीं? बेशक जुड़ना चाहिए। अभी ऐसा है जाने भाई, एक मौका नहीं मिलता, दो मौका नहीं मिलता, अब लोगों को टाइम कई सालों लग जाते ये फील्ड में काम करते करते, और ये 2 मिनट के जो रील्स बनते हैं ना अपने पास, उससे फेम मिलना बहुत इजी है, मगर ये जो नीचे से ऊपर आता ना बंदा, उसमें उसको ज़रा थोड़ी बहुत तकलीफ उठाना पड़ता। और न्यू कमर्स के लिए क्या है, आजकल क्या है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट के वीडियोस में वायरल होना चाह रहे हो लोग, मगर वो सिर्फ वायरल होके रुक जाते, वो लोग वक्तिया रुक जाते। अब एक्टर्स है, जो आर्टिस्ट आदमी है, वो मेहनत कर लेते जाता, भले उन्हें वायरल हो या ना हो उसको लेना देना नहीं रहता, उसको सिर्फ काम करने से मतलब है, वो काम करते रहता जब तक एक अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंचता, वो काम करते रहता। तो न्यू कमर्स को इस तरीके से जाना चाहिए, ना ही ये शॉर्टकट वाले रास्ते से जाना चाहिए। अच्छा, आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है। लेकिन एक बात है, रियाज सिद्दीकी साहब, अभी तो आप यूट्यूब से जुड़ गए हैं जी, लेकिन आपका एम या फिर आपका टारगेट क्या है? आप एक मकसद लेकर चल रहे होंगे कि एक्टिंग फील्ड में जी। मैं ये करना चाहता हूँ, ये तो इस प्रोग्राम के जरिए आप बता सकते हैं कि आपका मकसद क्या है? हाँ, मकसद तो है आर्टिस्ट बनना, एक्टर नहीं, आर्टिस्ट बनना। आर्टिस्ट हर सब कुछ कर सकता, एक्टर नहीं कर सकता। एक्टर है जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये बड़े बड़े किरदार वाले सिर्फ 6-6 महीने 3-3 महीने 1-1 साल में एक बार आते। एक्टर देखिए आप, हर मूवी में अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग किरदार करके अपना जरिया बनाते रहता। तो मेरे को एक ही दिमाग में है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक्टर नहीं। तो मेरा है कि मैं टॉलीवुड में ट्राई करूं। यहाँ पे तो बॉलीवुड का बहुत मतलब टॉलीवुड जितना चलता, अभी तो ट्रेंडिंग पे पूरा टॉलीवुड ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तेलुगु भी आती, थोड़ी बहुत तेलंगाना स्लैंग वाली तेलुगु आती। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं टॉलीवुड में काम करूँ जाके। अच्छा, यूट्यूब में भी काम करूँ, टॉलीवुड में भी काम करूँ और थिएटर में भी काम करूँ। अच्छा जी, आपका नज़रिया है? मेरा नज़रिया है। ओके, चलिए हम भी यही नए ख्वाहिशात रखते हैं कि जी, जी। नेक्स्ट टाइम जब आए आप, टॉलीवुड के एक बेहतरीन कैरेक्टर निभाने वाले रियाज सिद्दीकी से हम हमारे नाजरीन को मिला सकें। जी जी सही जी। तो बहरहाल आप आए, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, जी। रियाज, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई जी, और सियासत टीवी और पूरी टीम जितनी भी है, सबका शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।